हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 के लिए ये यूथ कंपटीशन की बुक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ये आपके लिए जीएस वाला जो पोर्शन होता है, जीएस का जो 40 मार्क्स का आता है, तो उसमें क्वेश्चन जितने भी पूछे गए टीआरई 1, 2, 3 और ये 3 एग्जाम जो आपका री एग्जाम हुआ था, कैंसिल हुआ था, उन सभी के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। आप किसी भी वर्ग के शिक्षक हो या तैयारी करना चाहते हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और जूनियर लेवल का, तो उन सभी के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। इसमें आपका जो प्रारंभिक गणित है, सामान्य जागरूकता है, भूगोल, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो एक जो आपका इसमें आता है जीएस में करंट अफेयर, तो इसमें करंट अफेयर नहीं दीजिए, बाकी आपके 4 से 5 टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। आज हम देखेंगे भारत का भूगोल। इससे पहले मैंने कई क्लासेस अपलोड की हुई है, आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का जो भूगोल है, इसमें आपके 2 पार्ट हैं, भारत का और विश्व का भूगोल। तो हम एक पार्ट में देखेंगे भारत का भूगोल और नेक्स्ट पार्ट में इसके विश्व का भूगोल देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें सामान्य परिचय देखते हैं। भारत का जो भी दिशा अवस्थिति जो भौतिक दिया गया है इसमें, देखिए भारत की अधिकतम जो सीमा है सबसे ज़्यादा किसमें लगती है, तो आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, बचपन में एमबीए किया इस तरीके से, तो आप इसमें बांग्लादेश के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए लगभग 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। नेपाल का 1751 किलोमीटर है और भारत जो है 7 देशों के साथ स्तरीय सीमा साझा करता है। एक प्रश्न इसमें बनता है कि सबसे कम जो सीमा जो लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, लगभग 106 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया है, जो एक अपने भारत का एक मानक समय है, तो आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं इसे। तो ये हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी यानी ईस्ट में। ये देखिए आपका जो रेखांश है ये 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्य यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ज़्यादातर आपको कन्फ्यूज करने के लिए झारखंड दे देता है और बिहार भी दे देगा, लेकिन आपके 5 राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनसे गुजरती है। और ये याद रखिएगा, भारतीय मानक जो समय ग्रीनविच है वो 5.5 घंटे आगे है। जो ग्रीनविच समय है जो पूरे वर्ल्ड का चलता है उससे 5.5 घंटे आगे ही रहेगा। तो आप देखेंगे उसमें +5.212 लिखा होता है, कहीं पे भी देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, ये किसका भाग था, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। ठीक है, एक अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था। तो ये देखिए इसका टीआरई 3 में पूछा गया है। ये पूर्व में भारतीय जो महाद्वीप है, प्रायद्वीपीय भारत, इसे पेनिनसुला बोलते थे। ठीक है, और गोंडवाना लैंड का भाग था। भूगर्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग संबंधित है जो क्रिटेशियस के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अलग होकर लगभग 55 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशिया से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो 2 भाग हुए थे इसके, इसमें बीच में टैथिस सागर निकला था। देखिए दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ये किसका भाग है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला देखिए, 5वां क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, तो ये बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 93 मिलियन जो मील है। ठीक है, तो ये देखिए आपका सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। ठीक है, सबसे पास में बुध ग्रह पड़ता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी आता है, मंगल ग्रह इसके बाद में आता है। ठीक है, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से सिर्फ पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति दर्ज की गई है। अगला देखिए, 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा नगर जो है वो पूछा गया है। पहले राज्य पूछता था, इसमें नगर पूछा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आइजोल है। ठीक है, तो ये आपके आइजोल जो है कर्क, आज आपकी देखिए भोपाल और रांची, ये जो है कर्क रेखा के दक्षिण में जो आइजोल है ये आपके ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, 7वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क जो स्थान है यानी ड्राइएस्ट, मतलब जहाँ पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, तो ऑप्शन नंबर ए, सी हो जाएगा जैसलमेर। तो राजस्थान में वैसे तो पूरा ही पानी का अभाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है जैसलमेर में। यहाँ पे न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर होती है। जैसलमेर में खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण स्वर्ण सिटी भी इसे कहा जाता है। तो अभी फिलहाल में राजस्थान में जहाँ पे ये मरुस्थल था वहाँ पे बारिश हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, 8वां क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की जो सामान्य सीमा है, कॉमन बॉर्डर, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा, ऊपरी में से कोई नहीं है। देखिए भारत की जो सीमा है 9 देशों से संलग्न है, जिसमें 7 देश आपके स्थलीय हैं और 2 आपके समुद्री हैं। तो पाकिस्तान की सीमा जो है 5 राज्य केंद्र शासित है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब,
राजस्थान, गुजरात से, और बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों जैसे जो आपका पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, असम से मिलती है। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं है, तो याद रखिएगा। पाकिस्तान आपका पड़ता है पश्चिम में, ठीक है, और जो आपका बांग्लादेश पड़ता है वो पूर्व में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नवा क्वेश्चन है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र जो आच्छादित है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये आपका है मालवा का पठार, ठीक है, ये मध्य में पड़ता है मालवा का पठार। देखिए यहाँ पे कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। तो जो रांची का पठार है उसके उत्तरी हिस्से से गुजरती है और छोटा नागपुर के पठार से दक्षिण से गुजरती है, इसलिए इसमें कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है आपका कर्क रेखा द्वारा तो मालवा का पठार है, याद रखिए, इसके बीचों बीच में से गुजरती है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा। ये आपके तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। बाकी देखिए अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है, जिसका मुख्यालय अल्मोड़ा है। ये समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो ये बहुत ही पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बखेलखंड। देखिए ये आपके कर्क रेखा और भारतीय जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इन दोनों को जहाँ पे काटती है, जो बघेलखंड का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही मैं आपको ये पूरी बुक करा दूंगा। और भी क्लासेस आएंगी 4.0 के लिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है संभवतः सितंबर में हो सकता है चुनाव से पहले। ठीक है, इसमें पर्वत, पठारी, मैदान क्षेत्र और प्रमुख दर्रे से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के कुल भूभाग में पर्वतों का जो हिस्सा है वो कितना है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 30% है। तो इसमें देखिए गंगा, यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों को जन्म देती है जो आपका पर्वत है, कि कहाँ से निकलती है? तो ये हिमालय से निकलती है। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक के क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक यानी फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए आपका इसमें क्रम दिया गया, ऑप्शन नंबर ई, ऊपर में से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले आता है आपका जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज घेरे हुए तो महान मैदान है, जो आपका मैदानी क्षेत्र पड़ता है 43.2%, केंद्रीय उच्च जो भूमि है 27.7%, पहाड़ियाँ आपके 18.5% और ऊंचे पर्वत ये हैं 10.6%। इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय उच्च भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए ये कैंसिल वाले में पूछा गया। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रीय उच्च भूमि अरावली क्षेत्र से, अरावली जो श्रेणी है पर्वत श्रृंखला है इससे घिरा हुआ है, तथा इसका जो पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। अरावली श्रेणी ये पालमपुर यानी गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर लंबी कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है। मानव पठार जो मालवा पठार है इसके अधिकतर भागों को केंद्रीय उच्च भूमि द सेंट्रल अपलैंड की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? तो माउंटेन पीक, ऑप्शन नंबर सी K2। ठीक है, K2 इसे बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। और ये देखिए भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है K2 गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम श्रेणी में स्थित इस शिखर की जो लंबाई है 8611 मीटर है, जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है कंचनजंगा है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये आपकी 8586 मीटर यानी कि 28,169 फीट ऊंचाई वाली ये चोटी माउंट एवरेस्ट से महज 262 मीटर कम है। अगला देखें 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो ये आपकी महेंद्रगिरी। ठीक है, आपका महेंद्रगिरी, ये देखिए एग्जाम में पूछा गया 3.0 में 11th-12th में। तो देखिए ये चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है जिंदागिरी है, जिंदागिड़ा। ठीक है, जिंदागिड़ा है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई 1690 मीटर है। इसे सीताम्मा कोडा और अरमाकोंडा नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से लगाना है। देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 1 4 3, इस तरीके से क्रम में लगेगा। पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इस तरीके से आपके उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा गया है। तो ये क्रम पूछता है काफ़ी बार, पूर्व से पश्चिम पूछता है। देखिए ये आपका सेम ही क्वेश्चन है TRE 2.0 में, ये आपका TRE 3.0 में पूछा गया लगभग। तो इसमें देखिए 18 में निम्न में से ये दक्षिण से उत्तर पूछा गया उल्टा की ओर जो हिमालय पर्वत श्रेणी का सही क्रम क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम।
तो आपको इस तरीके से आता है ना, काराकोरम, दत्ता, जास्कर, पीर पंजाल। बस इसे क्या करना है, उत्तर से दक्षिण पूछा गया तो बस इसे घुमाना है आपको। अगला देखिए 19 का है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्न में से भारत के किस पठार से है? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का पठार। तो ये देखिए, ये पठार जो है धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाड, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, के नाम पर किया गया है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदी के बीच के जो भाग का हिमालय है उसे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। देखिए कुमायूं हिमालय ये सतलज काली के बीच का है। इसकी पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। ये पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। अब इसमें देखिए आपके नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी भाग में। गंगा यमुना का उद्गम यहीं से होता है। नेक्स्ट देखिए अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलें, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए। 21 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इस तरीके से दक्षिण पूर्व इस तरीके से पूछी जाती है, दाएं से बाएं से। तो ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगी सोन नदी। तो गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन नदी, यानी 780 किलोमीटर इसकी जलधारण क्षमता है। देखिए गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, 25 को 2 बार करना है, ठीक है। देखिए यमुना जो है आपके 1376 किलोमीटर है। गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगापुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मिलती है सबसे बड़ा जो सुंदरवन डेल्टा है विश्व का। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये आपके ऑप्शन नंबर सी केरल में, ठीक है। इसे शांत घाटी, इसे फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। शांत घाटी आपकी साइलेंट वैली आपके केरल में। अगला देखिए 23 नंबर, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए ये होगी सुरु नदी के किनारे। कारगिल जहाँ पे युद्ध हुआ था तो ये सुरु नदी जो है सिंध की सहायक नदी, याद रखिएगा ये भी। अच्छा ये साइलेंट वैली है, इसमें एक अभ्यारण्य भी है, बताइएगा कौन सा है। देखिए 24 नंबर, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो ऑप्शन नंबर ए हुगली। देखिए ये हुगली जो है पश्चिम बंगाल में है और इसे इसके किनारे टी पार्क यानी जो चाय का बागान एक तरीके का पार्क बनाने के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। अगर ये बोल्टारो हिमनद अवस्थित है, तो ये बोल्टारो हिमनद जो है आपका 25 नंबर देखिए, ये आपके पाक अधिकृत कश्मीर जिसे पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, कि गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में, बाल्टिस्तान उप क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। 63 किलोमीटर लंबाई में बाल्टोरो हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला के हिस्से से होकर गुजरती है और काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगिट, बाल्टिस्तान, लद्दाख और शिंगयांग क्षेत्रों तक इसका है। अगला देखिए 26 नंबर है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, मैकाल श्रेणी है। देखिए अमरकंटक एक पवित्र शहर एवं गंतव्य स्थल है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जोड़ता है। अमरकंटक समुद्र तल से 1067 मीटर पर है। यहाँ से नर्मदा एवं सोन नदियाँ निकलती हैं। तो अमरकंटक के पहाड़ से निकलती हैं नर्मदा और सोन नदियाँ, याद देखिए। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिसका पूर्व नाम था, इसका नाम बदल दिया गया। गंगा नदी के जो प्रमुख जो शहर है देखिए इसके किनारे पे तट पे, तो प्रयागराज और सबसे बड़ा शहर है आपका कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार। गंगा का उद्गम है गोमुख हिमालय से हुआ है, जो भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है। इसका मुहाना बंगाली खाड़ी में, ये उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें जिले भी पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए 28 नंबर है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो ऑप्शन नंबर सी ये है काली नदी। देखिए ये काली नदी से या महाकाली भी कहते हैं, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। 1916 में नेपाल और ब्रिटिश भारत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित सुगौली यानी बिहार में एक संधि के तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई थी। अगला देखिए 29 नंबर है, चाप झील यानी ऑक्सबो झील पाई जाती है। ये आपका हो जाएगा, देखिए टीआरई 2 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी ये देखिए, नदी घाटी में पाई जाती है चाप झील यानी ऑक्सबो लेक बोलते हैं इसे। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षितिज अपवर्तन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। ये मोड़ नदी विसर्प कहे जाते हैं। इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होती है। इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झील को गोकुर झील या चापाकार झील भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सबो जिसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं इसे। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए ये होगा मिथनकोट। जो चिनाब नदी है आपके सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये बड़ा लाचा दर्रे से के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा
नामक नदियों के तांडी में मिलने से बनती है। ये अखनूर यानी जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। ये मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं हैं बगलिहार, सलाल और दुहस्ती। ठीक है, तो ये चिनाब नदी पे 3 है, बगलिहार, सलाल और दुहस्ती, दुलहस्ती बोलते हैं। अगला देखिए 31 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा पोनानी। पोनानी का है सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र, और ये पुरानी नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र होगा 5397 वर्ग किलोमीटर। इसके पश्चात आपका पेरियार नदी का जलग्रहण 5243 वर्ग किलोमीटर। कालिंदी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5179 वर्ग किलोमीटर। जलग्रहण क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र है जहाँ पानी नदी द्वारा बहाए गए जाने से पहले एकत्र होता है। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, कोसी नदी जो आपकी कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो ये देखिए 2 बार पूछा गया, 23 में ही टीआरई 2 में और 69वीं बीपीएससी में। तो कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से दूरी ऊंचाई औसतन ऊंचाई है 30 किलोमीटर है। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी का दूसरा नाम है? तो देखिए गंडक नदी को दूसरा नाम 33 का देखिए इसका जो उद्गम होता है नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। और हाँ, इसमें देखिए गंडक का दूसरा नाम है नारायणी। ठीक है, और ये आपके 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है इसका तिब्बत के समुद्र तल से। ये नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है जिसकी सीमा बनाती है। देखिए इसकी जो कुल लंबाई है 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 आपके नेपाल में, 445 आपके भारत में विस्तृत है। अगला देखिए सुवर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास निकलती है? तो ऑप्शन नंबर डी ये नगड़ी गांव से निकलती है सुवर्णरेखा। ये झारखंड में रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी राड़ू, कांची और खरकई है। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं है। यहाँ देखिए जो धुआंधार जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, ना कि गोदावरी में। ठीक है, तो ये सी वाला गलत हो गया। जबकि जो कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ना कि कावेरी नदी पर। तो ये दोनों का अलग अलग लिखा हुआ है। देखिए जोग यानी गरसोप्पा जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है और देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। किसका रखा है? तो जोग है यानी गरसोप्पा इसे बोलते हैं। तो ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी की तरफ स्थित है। इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया, आप देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में। जो लिखा पानी है ये लेखा पानी बोलते हैं, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित लिखा पानी दर्रे के पास में स्थित है। ये हिमनद है और ये आपका दर्रा है। ठीक है, लगभग एक ही नाम है। ये हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। देखिए लिखा पानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है। एक नगर भी है जो कि अपने चाय बागानों के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है ये आपका लिखा पानी एक दर्रा भी है और एक लेखा पानी ये हिमनद भी है। और जो लिखा पानी एक असम राज्य में तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर है जो चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ई देखिए उपयोग में से कोई नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। ये 3 देशों चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगफो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अगला देखिए अब देखते हैं मानसून एवं वर्षा से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए। 38 नंबर, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो देखिए वन रोपण सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए वन रोपण का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, गलत लिखा। बाढ़ रोकने की सबसे उत्तम विधि वन रोपण यानी वृक्षारोपण होना चाहिए। वृक्ष अपनी जड़ों के माध्यम से बहुत सारा जल अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो ये गलत है, यहाँ पे चला ही नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे ए गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये बी होगा वन रोपण। तो देखिए 39 नंबर है, प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 133वां। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार प्रति वर्ष जल उपलब्धता के मामले में 164 देशों में 133वें स्थान पे है। देश में प्रति वर्ष जल उपलब्धता मात्र
1544 क्यूबिक मीटर है, जो वैश्विक औसत 3000 क्यूबिक मीटर से काफ़ी कम है, लगभग आधा है। ठीक है, इतनी समस्या पानी की। देखिए 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो देखिए आपके अक्टूबर और ये आपके कोरोमंडल जो तट है आपका, ठीक है, ये जो लौटता हुआ मानसून होता है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते हुए मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों जैसे कोरोमंडल में वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। 41वां क्वेश्चन है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का जो कारण है वो क्या है? तो देखिए आपका इसमें पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें शीत ऋतु में, हाँ यहाँ पे देखिए शीत ऋतु में तमिलनाडु में पूछा गया। अगर शीत ऋतु में अगर उत्तर भारत में पूछता है तो पश्चिमी विक्षोभ होता है, बाकी अगर तमिलनाडु में पूछेगा तो आपका दक्षिण पश्चिम जो मानसून है लौटता हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 42 नंबर, भारत में मानसून सीजन में अधिकतर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई वाला, ऊपरी में से कोई नहीं। देखिए भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं, और बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है, तथा ये चक्रवात अधिकतर खतरनाक होते हैं। अगला देखिए 43वां क्वेश्चन है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यह है 15 अक्टूबर। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवा है जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती है। ये मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, इसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्य तिथि जो है 15 अक्टूबर है। अगला देखिए तिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु है अपने भारत की तिवार्था के अनुसार। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जो जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ रेशेदार प्रकृति के फलों का उत्पादन किया जाता है। अगला 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्तीय गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेशों की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऊपरी में से कोई नहीं। देखिए आपका मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेशों के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार यानी छोटा नागपुर पठार को छोड़कर के क्षेत्र शामिल हैं। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मृत मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उपरोक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषताएं, अतः अभिष्ट उत्तर इसका ई हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर है, तिवार्था जीटी तिवार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का जो क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी तट है। देखिए अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन थॉमस तिवार्था ने 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। तिवार्था के अनुसार दुनिया के 7 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। एएम प्रकार की जो जलवायु है वो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। ये उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। अगला देखिए वन क्षेत्र 47वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिएगा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये वन क्षेत्र बड़ा है। यहाँ पे सागवान या सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला देखिए 48वां क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये आपके देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरवन। देखिए गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। ये विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्रों में से एक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के डेल्टा पर अवस्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। अगला देखिए 49 नंबर है, कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएंगे, तमिलनाडु में। देखिए कांटेदार जंगल झाड़ियाँ ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल स्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसमें नहीं पूछा गया था, देखिए हाँ यहाँ पे नहीं पूछा गया था, ठीक है। इसमें तमिलनाडु में नहीं पाए जाते और आपके कांटेदार जंगल जो है वो जो पाए जाएंगे ज़्यादातर, तो जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम हो वहीं पर पाए जाएंगे। तो तमिलनाडु में तो वैसे भी वर्षा होती है, पश्चिमी और जो दक्षिण पश्चिम का लौटता हुआ मानसून होता है, तो यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। तो आप इसलिए क्वेश्चन जो ऑप्शन है उससे भी निकाल सकते हैं इसका। अगला देखिए 50 नंबर है,
घास के मैदान, झाड़, जगाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी के संबंधित हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी इसे बोलते हैं अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत वन। घास के मैदान, झाड़, जगाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी के संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन प्रकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं और संरक्षित वन की सरकार द्वारा देखभाल की जाती है। इसमें लोगों की कुछ छूटें प्राप्त होती हैं। अगला देखिए 51 नंबर, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये उपयोग में से एक से अधिक। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अगला देखिए, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित परिसर कितना होना चाहिए? देखिए आपका ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 33%, यानी 1/3 होना चाहिए। देखिए भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र का जो परसेंटेज है 33% होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद ही ये पहली राष्ट्रीय वन नीति। इस नीति के वनों को 4 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है: राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गांव के जंगल और वृक्ष भूमि। अगला देखिए, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है 53 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त यानी प्रोन नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, में से कोई नहीं। देखिए भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला के प्रमुख रूप से आते हैं। ये क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर भी यदा कदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं। अगला देखिए 54 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है? देखिए ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। ये देखिए आपका कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और बंगाल की खाड़ी अक्टूबर-नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह का तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान है। ये तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। अगर देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, हीट वेव से के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया दोनों पॉइंट दिए गए, ठीक है, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही सही नहीं। तो चलिए इसमें जो सही इसके विकल्प को देखते हैं। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो सहन करने वाला तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग सह सकते हैं। ठीक है, 40 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो हीट वेव माना जाएगा। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाएगा। ठीक है, तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे 30 से अगर ज़्यादा हो गया, और ये मैदानी इलाकों में 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कि चट्टान, सेल एवं मृदा से संबंधित क्वेश्चन 56 नंबर देखिए, मृदा का पलवार करना संबंधित है। ये आपका टीआरई फर्स्ट में आया था, शायद टीआरई 3 में भी आया, फर्स्ट में भी आया था शायद। ऑप्शन नंबर सी देखिए, मृदा की नमी को बनाए रखना। पलवार करना यानी मृदा की नमी को बनाए रखना। मृदा, ये मल्चिंग बोलते हैं पलवार को। मुख्य उद्देश्य मृदा की नमी को बनाए रखना है। पलवार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृदा को पत्तों, पुआल आदि से ढक दिया जाता है, जो खेत में नमी को बरकरार रखती है। अगला देखिए 57 नंबर है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? देखिए आपकी जलोढ़ मृदा यानी एल्यूवियल सॉइल जिसे बोलते हैं, और ये मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मिट्टी में पोटास, चूना, फॉस्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः बांगर यानी पुरानी जलोढ़ और खादर यानी नई जलोढ़ में वर्गीकृत किया गया है। 2 प्रकार की मिट्टी जलोढ़ को। अगला देखिए 58 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? देखिए आपका ये आपके काली मिट्टी जो पाई जाती है ऊपर में से एक से अधिक है। देखिए आपके जो दक्षिण में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है। इसे रेगुर यानी काली मिट्टी, चरनोजम आदि नामों से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत पूछता है। रेगुर किसे कहते हैं? तो इसे काली मिट्टी को ही चरनोजम बोलते हैं। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। सबसे अच्छी मिट्टी है। अगला देखिए 59 नंबर है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, मेघालय में सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी है, और ये लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण है।
लेटराइट मिट्टी क्रमशः लौह और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है। इसमें नाइट्रोजन, चूना और जैविक पदार्थ की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल, महाराष्ट्र, असम में पाया जाता है। अगला देखिए 60 नंबर, इनमें में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, देखिए अम्बरक जो है कोडरमा में पाया जाता है और ये कथन सत्य के पहले ये विश्व स्तर पर अम्बरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत का माइका कैपिटल कहा जाता था। वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के बाद सभी अम्बरक खानों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस सभी खनन पट्टे जंगल के अभ्यारण्य क्षेत्र में आते हैं। भारत के अम्बरक के कुल भंडारण के लगभग 99% जो है आपके आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा एवं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखिए 61 नंबर, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? 61 का देखिए, मिट्टी जब अम्लीय एवं क्षारीय गुणों में मौजूद तत्वों के कारण होती है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय होती है। यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम आयनों की अधिकता है तो मिट्टी क्षारीय होगी। मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए सिंचाई एवं नदी परियोजनाएं। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ये आपकी ऑप्शन नंबर सी सबसे लंबी है, इंदिरा गांधी नहर। ये 645 किलोमीटर लंबी है और इसे सतलज नदी पर हरिके बांध से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक ले जाया गया है। इसमें 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई की जाती है। अगला देखिए 63 नंबर है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? देखिए आपकी इंदिरा गांधी नहर है, जिसको 2 बार पूछा गया है। देखिए अगला देखिए 64 नंबर है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा। देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार देश में जल की कुल खपत का लगभग 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में, जबकि 10% उद्योग में, 5% घरों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। तो ये क्या आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। ये आपके संभववादी यानी पॉसिबिलिज्म पे आधारित है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय यानी स्कूल के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील शक्तियों जैसे बहता जल, परिवहित मिट्टी, वनस्पति, स्थायी शक्तियों, धरातल, खनिज पदार्थ आदि का अपने हित में एवं तत्वों के गुणों के अनुसार इनका उपयोग करता रहा। उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत की भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध। तो ये जो टिहरी बांध है आपके संभववादी विचारधारा से संबंधित है। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्रिप प्रणाली। ये आपकी पारंपरिक सिंचाई प्रणाली नहीं है। देखिए इसमें जो पारंपरिक जो आधुनिक जो विधियाँ हैं वो देखिए, पारंपरिक सिंचाई विधियाँ खंदक प्रणाली है, चेन पंप प्रणाली है, टेकली प्रणाली है, राहट तथा मोट प्रणाली है। अब देखिए आधुनिक वाली कौन सी है? ड्रिप सिंचाई प्रणाली और छिड़काव प्रणाली। ठीक है, मॉडर्न जो अभी चल रही है उसमें आपका ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है वो पारंपरिक विधि नहीं है। अगला देखिए नेक्स्ट देखिए 67 नंबर है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। देखिए दामोदर घाटी परियोजना ये 1948 में दामोदर नदी घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना की गई थी। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, दूसरों को भी फायदा मिले से। अगला देखिए 68 नंबर है, आपके पास ग्रुप वगैरह हो उसमें। 68 नंबर है, 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? 68 नंबर देखिए, देखिए आपका जो 1954 में ऑप्शन नंबर सी था, 1954 में हस्ताक्षरित हुआ था। ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना थी और इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया। कोसी नदी गोसाई थान चोटी से के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। ये नदी बिहार राज्य के पूर्वी उत्तर भाग में प्रभावित होती है और ये कुशैला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? 69 नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध महानदी पर स्थित है। महानदी प्रणाली ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी बड़ी नदी है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है।
इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला देखिए खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जो भी इसके क्वेश्चन है। 70 नंबर देखिए झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तांबे के लिए। ये देखिए झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित घाटशिला, ठीक है। वैसे सिंहभूमि ज़्यादा फेमस है, ये घाटशिला भी याद रखिएगा। छोटा सा शहर है और जो अपने खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला में यूरेनियम और तांबा जैसे खनिजों का बड़ा भंडार पाया जाता है। अगला देखिए 71 नंबर है, मैंगनीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैंगनीज का उपयोग देखिए ऑप्शन नंबर ई, उपयोग में से कोई नहीं। देखिए मैंगनीज जो है बहुत भंगुर धातु होती है, शुद्ध रूप में इसका बहुत उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील जैसे मिश्र धातुओं में किया जाता है, अतः इसमें से कोई विकल्प सही नहीं। अगला देखिए 72 नंबर देखिए, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, ये खंबात की खाड़ी में। देखिए ये जो आपकी ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा क्षमता है वो 9000 मेगावाट है। इसमें गुजरात के खंबात काम्बे की खाड़ी में लगभग 7000 मेगावाट, कच्छ की खाड़ी में लगभग 12000 मेगावाट तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में क्षेत्र में लगभग 100 मेगावाट क्षमता शामिल है। अतः स्पष्ट है कि खंबात की खाड़ी में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन की सबसे अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेस में पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये पवन ऊर्जा नहीं है। देखिए पारंपरिक जो होते हैं, जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं और जिनको इनका लगभग जो भंडार है वो खत्म होने वाला है, तो पवन ऊर्जा ये पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, पारंपरिक और गैर परंपरागत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं, तो इनका एक सीमित भंडारण है। और गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में आपके पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन ये सभी आते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा भी इसमें आती है। अगला देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए मोनोजाइट में ऑप्शन नंबर सी, ये थोरियम पाया जाता है, ठीक है। तो थोरियम जो आपके भारत में मोनोजाइट रेत मुख्यतः केरल के तट पर पाया जाता है। थोरियम का रासायनिक जो परमाणु क्रमांक 90 और TH से प्रदर्शित किया जाता है। अगला देखिए 75 नंबर, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है, तो 75 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट। ये आपका 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए थर्मल पावर प्लांट भारत के राष्ट्रीय पावर ग्रिड में बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं। उपयुक्त विकल्पों में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है पूर्व से पश्चिम की ओर देखिएगा। सबसे पहले अगर नामरू, ये असम में स्थित है। ओबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। और परीक्षा, ये परीक्षा बांध जो है झांसी में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। कोटा, ये आपके राजस्थान में स्थित है। अगला देखिए, तो आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तब भी निकल आएगा। 76 नंबर है, किस राज्य शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? ऑप्शन नंबर ई, उपयोग में से कोई नहीं। ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले यानी 99% और शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई थी। और यह संयंत्र जो है 500 किलोवाट और सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन AEM इलेक्ट्रोलाइजर सरणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पादित करता है। अगला देखिए 77 नंबर, कोयला नगरी ये किस स्थान को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, ये धनबाद को कहते हैं। झारखंड के धनबाद शहर को कोयला नगरी कहा जाता है। यहाँ के झरिया क्षेत्र में अनेक कोयला खनन क्षेत्र केंद्र हैं। अगला देखिए 78 नंबर, भारत के खनिज तेल जो पेट्रोलियम है उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयोग में से एक से अधिक। देखिए इसमें पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं सुरमा घाटी, डिगबोई, नाहरकटिया, युगरीजन, मोरान क्षेत्र असम में है। और लुलेज, अंकलेश्वर, ओलियाद, डोकला, महसाना, कलोल क्षेत्र गुजरात में। मंगला क्षेत्र ये राजस्थान में। कृष्णा जो है आपके गोदावरी बेसिन यानी केजी बेसिन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, जो कि प्राकृतिक गैस का भारत का प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है। केजी बेसिन में ही रावा अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। अगला देखिए उद्योग एवं व्यापार संबंधित, देखिए 79 नंबर है, बिहार के किस क्षेत्र जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन में भी भागलपुर की साड़ियाँ भी फेमस हैं, भागलपुर में होता है। बिहार के भागलपुर में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये जिला रेशम उत्पादन में भी जुड़ा है और पूरे भारत में अपनी टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ये भागलपुर को रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगला 80 नंबर क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बरौनी जो है आपके बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये आपके बेगूसराय राज्य में स्थित एक कस्बा है, ये गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये बिहार का एक औद्योगिक यानी कस्बा शहर है।
यहाँ पर बरौनी तेल शोधक कारखाना तथा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया। बरौनी तेल शोधन संयंत्र इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यरत है। ये संयंत्र रूस और रोमानिया की मदद से स्थापित किया गया। यहाँ वर्ष 1964 से ये कार्यरत है। अगला देखिए परिवहन से संबंधित फैक्ट, 81 नंबर है। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो देखिए आपके अटल सेतु की लंबाई ये है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21.8 किलोमीटर। अटल सेतु का ये भारत का सबसे लंबा पुल है जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है और इसमें लगभग 16.5 किलोमीटर लंबाई समुद्र में तथा 5.5 किलोमीटर जो है वो जमीन पर है। ये पुल मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के पूर्ण तालुका में न्याय सेवा पर समाप्त होता है। न्याय सेवा एक बंदरगाह है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? देखिए पूर्व पश्चिम से आपका ऑप्शन नंबर सी सिलचर और पोरबंदर है। तो सिलचर और पोरबंदर ये आपके गलियारे हैं, पूर्व और पश्चिम गलियारे कहे जाते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा जो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से होकर गुजरता है। अगला देखिए 83 नंबर है, सिप्रवेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी, शॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया। ये स्थान कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए गोवा के तट के बाहर। ये आपके देखिए जो ये स्थान जो है गोवा तट के पास स्थित है और ये जहाज़ के मलबों को देखने के लिए की गई गतिविधियों को सिप्रवेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है और ऑप्शन नंबर देखिए इसका हो जाएगा बी वाला 4123 यानी विशाखापट्टनम, फिर आपका काकीनाडा, फिर आएगा मछलीपट्टनम और फिर नागपट्टनम। अगला देखिए और विशाखापट्टनम आपके आंध्र प्रदेश, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, एकमात्र नागपट्टनम ये आपका तमिलनाडु में। अगला देखिए कृषि एवं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन, 85 नंबर, मध्य प्रदेश का लगभग कितना परसेंटेज क्षेत्रफल कृषि योग्य है? ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया कैंसिल वाले में। तो मध्य प्रदेश का ये जो है आपका 49.43% ये कृषि योग्य है और इसमें लगभग 307.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसमें कृषि की व्यवस्था कृषि क्षेत्र है और 152.05 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के अधीन है। ठीक है, और राज्य का लगभग 50% यानी क्षेत्रफल कृषि योग्य है। अगला देखिए 86 नंबर है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। तो इन्हें 2024 को मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, एम एस स्वामीनाथन जी को। अगला देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए मोटा अनाज जो होता है इसमें असंख्य स्वास्थ्य लाभों और इस तथ्य के कारण चमत्कारिक अनाज कहा जाता है कि वे कठोर शुष्क वातावरण में पनप सकते हैं जहाँ अन्य फसलें संघर्ष करती हैं। वही मोटे अनाज जो चमत्कारी अनाज माने जाते हैं, इनके पीछे कुछ प्रमुख कारण होते हैं। देखिए मोटा अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मोटा अनाज सूखा सहिष्णु फसल है, इसमें अन्य फसलों की तुलना में कम पानी, कम कीटनाशक की आवश्यकता होती है, जिससे ये किसानों के लिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प बन जाता है। गेहूं और धान की फसलों के मुकाबले इसमें सॉल्युबल फाइबर के साथ ही कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगला देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरित जो कृषि है, ठीक है, शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं बहुत। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जो झूम खेती है, देखिए आप उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में झूम खेती स्थानांतरित कृषि को पोडू के नाम से आता है। ठीक है, वैसे तो पूरा उत्तर भारत में लगभग झूम खेती बोली जाती है, यहाँ पे पोडू बोला जाता है। स्थानांतरित कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़कर फिर से दूसरी जगह पर ऐसी सफाई की जाती है और उसमें बोया जाता है। देखिए वेबर और दहियार ये बुंदेलखंड क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश में, पेंडा ये महाराष्ट्र में बोली जाती है झूम खेती को। अगला देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी से हॉर्टिकल्चर बोलते हैं यानी बागवानी, ये सभी को पता होगा। और देखिए ये आपके जो कुछ फसलें हैं या नाम दिए गए, फ्लो खेती को फ्लोरिकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मछली पालन को पीसीकल्चर, फलों का उत्पादन जो होता है होमोलॉजी कहलाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है। ऑप्शन नंबर बी अमन, सौली और अगाली।
देखिए उत्तर भारत में मई जुलाई में सितंबर दिसंबर तक चावल की फसल उगाई जाती है। शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम अमन, साली, अगहनी है। चावल की प्रजाति औस को गर्मियों में पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयोग में से एक से अधिक। ठीक है, स्थानांतरित कृषि में आपका देखिए झूमिंग कृषि बोलते हैं। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है, इसमें वृक्षों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके फसल को उगाया जाता है और जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है तब तक इस पर भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात भूमि को परती छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरे स्थान पर इसी तरीके से सफाई की जाती है। देखिए झूम जो है आपका उत्तर पूर्वी भारत में, मैंने बताया था आपको, और वीवर डहियार जो है आपका बुंदेलखंड यानी मध्य प्रदेश में जो आपका संभाग पड़ता है। दीपा ये बस्तर जिला है। पोडू ये आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, इसका नाम है स्थानीय नाम जो है जो खेती का। अगला देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। इससे क्या होती है? उर्वरा शक्ति उसकी बरकरार रहती है। और इसमें क्या होता है? इसे मल्चिंग होता है, जिन पदार्थों से ढका जाता है उसे मल्च कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, इससे क्या होता है कि नमी बनी रहती है उसके नीचे। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी ये आ गया उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भारत में आपका देखिए 2 बार पूछा गया इसमें। जो जायद की खेती में आपके जो गर्मी में पाए जाते हैं जो फलों का रस होता है, जैसे आपका खरबूजा हो गया, तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तोरई, भिंडी आदि इसमें है। जायद की फसलें मार्च में बो जाती है तथा जून में इसे काटा जाता है, गर्मियों में टाइम में। भारत में खेती की 3 प्रकार होती है, रबी, खरीफ और जायद। तो देखिए आपका रबी की फसल में शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अप्रैल जून के मध्य इसे काट लिया जाता है। और इसमें जो फसलें आपकी गेहूँ, जौ, चना, मटर इस तरीके से। खरीफ की फसलें जून जुलाई में मानसून में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर की यानी सर्दियों में काट ली जाती है। इसमें देखिए आपका चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा आदि हो जाए। अगर देखिए मानव प्रजातियों संबंधित क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। आपका देखिए शुष्क बिंदु बस्ती आपके ऑप्शन नंबर बी देखिए। नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्तियां नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों पर बसाई जाती हैं क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं जिससे बाढ़ एवं कीड़े मकोड़े से बचा जा सकता है, इसलिए इस बस्ती को शुष्क बिंदु बस्ती कहते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति जो केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका की जो रिफ्ट घाटी उससे है माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्लेस्टेशियन युग के अंत में अनुमानित की गई है मानव प्रजाति की जो उत्पत्ति है, जो कि हर्टो प्रथम एवं द्वितीय, अमोकिबिस प्रथम तथा लेवेटाइन जैसे जीवाश्मों के अध्ययन पर आधारित है, जिसे अफ्रीका महाद्वीप में स्कूल और कफजे नामक स्थानों में प्राप्त किया गया था। अलग 96 नंबर क्वेश्चन है, 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी ये एक्कल्चरेशन बोलते हैं इसे, एक्कल्चरेशन। इसे उस सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक बदलाव के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें एक समाज या संगठन से संबंधित कोई व्यक्ति या समुदाय किसी अलग समुदाय या संगठन के तौर तरीके व मान्यताएं समझकर उसका भाग बनाता है। ऐसा प्रवास के रूप में अधिकतर होता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बसता है और वहाँ के दूसरे लोगों या समुदाय के बीच पारस्परिक मेलजोल बढ़ाता है। अगला देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक जो विशेषताएं हैं कौन सी हैं? इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। तो इसका ऑप्शन देखिएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए एसटी जो होता है अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए जो आवश्यक विशेषताओं के रूप में आदिम लक्षण, अलग संस्कृति, भौगोलिक अलगाव तथा बड़ी आबादी के साथ बातचीत में शर्म जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे समुदाय सामान्यतः पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति जो इसकी घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब जो मिसलेनियस टाइप के हैं यानी विविध क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण यानी द सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से बनाया जाता है। और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है। इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2341। देखिए यहाँ पे मिलान किया हुआ 4 ये डेल्टा, कंकर ये बांगर,
ख्याल ये तटीय मैदान, मांड ये पंजाब का मैदान है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी मैच ऑफ फॉलोइंग ये दिया गया आपके सूची, और इसमें देखिए मिलान दिया गया ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता है और संबंधित प्रांतों के नाम दिए गए। तो इसमें देखिए खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकीकरण की कमी। तो ये आपका झारखंड में जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधन की कमी, ये राजस्थान में है। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के संसाधनों में कमी, ये आपके लद्दाख में। तो आप राजस्थान को अगर इसे आधार माने ना, तो ये भी तभी आपका क्वेश्चन निकल आएगा इसका आंसर। अगला देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक क्या है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ इसमें मौजूद हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। देखिए यहाँ पे आपका विश्व का भूगोल चालू होता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम विश्व का भूगोल पूरा कंप्लीट करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। 4.0 की जो प्रिपरेशन है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूँगा, तो जो आपका 4.0 5.0 जो भी आएगा, ठीक है। संभवतः आपका सितंबर में एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। और आपको क्या करना है कि हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उन्हें आपको 2 से 3 बार हर वीडियो को देखना है, आपको अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रट जाएंगे। उससे क्या है कि आपका ट्रेंड पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।